हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ ऋचा मिश्रा। आज हम जो है क्लास 9th का हिस्ट्री का सेकंड लेसन जो है जो पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस लेसन में जो है पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, रशियन रेवोल्यूशन का हम स्टार्ट कर रहे थे। रशियन रेवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ था और उसमें वहाँ पे क्या क्या घटनाएँ जो हैं वो घटित हुई हैं, और उसके तहत हमने सबसे पहले रशियन एम्पायर के बारे में पढ़ा। अब हम रशियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ रशियन इकोनॉमी के बारे में क्या बताया गया। यहाँ कहा गया कि इट वाज मेनली एग्रीकल्चर इकोनॉमी, मतलब यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चरल थी। इसका कहने का क्या मतलब कि जितना भी आपका जो वहाँ का टोटल पॉपुलेशन था वो पॉपुलेशन कैसा था, उस पॉपुलेशन का जो मैक्सिमम पार्ट था, यानी कि लगभग 85% पार्ट, जो 85% पार्ट जो आपके पॉपुलेशन का था वो वो जीविका के लिए अपने एग्रीकल्चर पे डिपेंड था। यानी कि वहाँ पे 85% लोग जो है पॉपुलेशन के लोग जो हैं वो क्या करते थे, वो अपना एग्रीकल्चर करते थे। इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वहाँ ना इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह था, नहीं कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी। वहाँ पे पहले से ही लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहे थे, वहाँ पे ये सुविधाएँ ही नहीं थी। तो उस वक्त लोग क्या करते थे, जीविका के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 85% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट करते थे। इसका सीधा से यही मतलब है कि देश की इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर से ज़्यादा था, इसलिए वो उसे कहा गया कि वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक थी रशिया की। ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया कि कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस फॉर मार्केट एज वेल एज दे ओन नीड। जो कल्टीवेटर्स थे यानी जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले जो लोग थे, जो खेती कर रहे थे, वो क्या करते थे, वो प्रोडक्शन करते थे मार्केट के लिए भी, मतलब खुद की ज़रूरतों के अलावा, मतलब वो खुद भी अच्छे से खाते पीते थे, उसके अलावा वो मार्केट में भी अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचते थे ताकि उनकी इनकम भी हो सके। और फिर इंडस्ट्रीज़ वेयर अब ये जो खेती की काम हुई, अब खेती से ही तो सारा काम उनका होता नहीं। मतलब ये थोड़ी ना है कि आप गेहूं का उत्पादन करें तो उसका इस्तेमाल केवल खाने के लिए कर सकते हैं, उसे पहनने के लिए या और कुछ इस्तेमाल के लिए नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी और चीज़ें की ज़रूरत थी। तो इन चीज़ों के लिए क्या हो चाहिए, इंडस्ट्रियाँ होना चाहिए, तभी तो आपकी ज़रूरतों की पूर्ति हो पाएगी। तो यहाँ इंडस्ट्रियों के क्या हालात थे वो देखते हैं। यहाँ कहा गया कि इंडस्ट्रीज़ वेयर इन पॉकेट। इंडस्ट्रीज वर इन पॉकेट्स का मतलब ये नहीं है कि आप इंडस्ट्रीज जो है आपके जेब में है या जेब से निकाला जा रहा है। इंडस्ट्रीज वर पॉकेट मतलब ये एक बस लिखने का एक तरीका होता है जिसमें ये समझाया जाता है कि इंडस्ट्रियों की संख्या जो है बहुत ही कम थी उस समय, और केवल पीटर्सबर्ग और जो है मॉस्को वर द मेजर इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ पे पूरे रशिया में केवल दो ही क्षेत्र से थे, जैसे पीटर्सबर्ग और जो है मॉस्को, ये दो ऐसे एरिया थे जहाँ पे जो भी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है वहीं पे डेवलप थी। मतलब जो भी इंडस्ट्रियाँ थी भी कुछ कम संख्या में, वो इन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा थी। बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज कैरिड बाय द क्राफ्ट्समैन। लेकिन यहाँ पे अधिकतम जितना प्रोडक्शन होता था अधिकांश रूप से वो क्राफ्टमैन के द्वारा ही होता था। क्राफ्टमैन यानी कि जो शिल्पकार हुआ करते थे, जो हस्तशिल्पकार होते थे, जो हाथों से बनाते थे अपना मटेरियल, उनके द्वारा जो है ज़्यादातर प्रोडक्शन होता था। मतलब मशीनों का इस्तेमाल कम होता था और हाथों से बुनाई वगैरह का काम या अन्य चीज़ों का निर्माण जो है वो किया जाता था। उसके बाद फिर क्या होता है, लेकिन 1890s तक, मतलब 1890 के दशक तक आते आते क्या होता है, रेलवेज एक्सपेंडेड। रशिया में रेलवे का एक्सपेंडेशन प्रारंभ हो जाता है, रेलवेज का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ता है, जैसे आसपास के जो देश वगैरह थे उन्होंने ये देखा कि रशिया में रेलवे का एक्सपेंडेशन हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम आसान है और उन्हें वहाँ पे मार्केट वगैरह भी मिल जाएगा। तो अब वो विदेशी लोग जो दूसरे देश के लोग जो है वो रशिया में अपने इंडस्ट्रियाँ वगैरह लगाने लगे। तो फॉरेन लोग जो है वो इन्वेस्ट करने लगे, इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियों की संख्या जो है वो बढ़ने लगी, इंडस्ट्रियाँ जो है वो इंक्रीज़ होने लगी। अब इंडस्ट्रियाँ जब इंक्रीज़ हुई तो उसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो इंडस्ट्रियाँ जब बढ़ी तो उसके बाद क्या हुआ हमारा, द कोल प्रोडक्शंस वाज डबल्ड एंड द आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रप्ल्ड। अब इसमें क्या बताया गया कि जो कोल का प्रोडक्शन था, मतलब जो प्रोडक्शन पहले कोल वगैरह का हो रहा था, जब इंडस्ट्रियाँ यहाँ आई, एक्सट्रैक्शन का काम और बढ़ा, तो कोल का प्रोडक्शन जो है वो क्या हो गया, डबल हो गया, मतलब 2 गुना बढ़ गया। और आयरन और स्टील की जो आउटपुट्स हुआ करते थे वो क्या हो गए, क्वाड्रप्ल्ड हो गए, मतलब कि वो 4 गुने जो है वो बढ़ गए। इसका प्रोडक्शन जो है वो 4 गुना और बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, नई नई इंडस्ट्रियाँ जो है वो सेटअप होने लगी। अब आगे क्या कहते हैं कि लेट अस सी समथिंग अबाउट द ग्रोइंग इंडस्ट्री। ये जो नई नई इंडस्ट्रियाँ सेटअप हो रही थी उनके बारे में कुछ जानते हैं, वो किस प्रकार की थी। तो क्या कहा गया यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ देम वेयर प्राइवेट।
मतलब जो मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियाँ लगाई गई वो कौन लगा रहा था, वो वही लोग लगा थे जिनके पास पैसा था, वो अपनी नई नई इंडस्ट्रियाँ को लगा रहे थे। तो मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियाँ थी वो कैसी थी, प्राइवेट इंडस्ट्रियाँ थी। और ये क्या थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली थी। मतलब इन इंडस्ट्रियों का ये मतलब वही हाल है जैसे कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी, सेम वही कंडीशन यहाँ पे आया कि उनका भी यही मानना था जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो कैसी हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली हैं, यानी कि वो जितना भी प्रॉफिट है वो खुद लेती हैं, वो किसी और को प्रोवाइड नहीं करती, उसका फ़ायदा किसी और को नहीं देती। वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ था, प्राइवेट कंपनियाँ लग रही थी और वो सारा प्रॉफिट जो है खुद चूस रही थी। वो वर्कर्स के बारे में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उनकी कंडीशन कैसी है कैसी नहीं, वो क्या मिजरेबल है या वर्किंग आवर्स कैसे दे रहे हैं, उनसे कोई उनको मतलब नहीं था, केवल फ़ायदा वो अपना लेते थे। एंड वॉज देयर नॉट एनी रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट, और उन कंपनियों पे सरकार की कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई कंट्रोल भी नहीं था, सरकार उस पर कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन सरकार क्या कर रही थी, गवर्नमेंट वर्क टू इंश्योर द मिनिमम वेज एंड द लिमिटेड आवर्स ऑफ द वर्क। लेकिन जो है सरकार तभी लोगों के लिए नए नए रूल्स बनाए थे इंडस्ट्रियों को लेके कि लोगों को जो है मिनिमम वेजेस मिलनी चाहिए, साथ ही साथ उनका जो वर्किंग आवर है वो लिमिटेड होना चाहिए। लेकिन ये सारे रूल बनाने के बावजूद भी क्या हो रहा था, ये कंपनियां क्या कर रही थी, ऑफन दीज रूल्स वर ब्रोकन। ये कंपनियां इंडस्ट्रियां जो है वो रूल्स को तोड़ रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें भाई अपना फ़ायदा देखना था, केवल उनको ज़्यादा टाइम करवाएंगे तो उनका प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होगा, और उसके बाद लोग कैसे रह रहे हैं, उनकी कंडीशन कैसी है, उससे कोई मतलब नहीं, तनख्वाह उतनी ही मिलेगी और कंडीशन बदतर हो रही थी। तो इस हिसाब से रूल्स जो है वो लगातार ब्रोक हो रहे थे। और ब्रोक कैसे हो रहे थे कि लॉन्ग आवर्स अप टू आवर्स टू 10 to 16, मतलब इंडस्ट्रियाँ क्या कर रही थी, जो वर्कर्स थे उनकी वर्किंग आवर्स को क्या कर दिया उन्होंने, जहाँ आप आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे ऐसे कंपनियां जो है ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे का काम लेती हैं, या मैक्सिमम मान लीजिए लंच ब्रेक वगैरह लेके 9 घंटा हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, ये 8 घंटे 9 घंटे के अलावा 16 घंटे 10 घंटे 14 घंटे जो है काम एक्स्ट्रा लिया करते थे, मतलब दुगना काम, और वेज जो है वही मिनिमम ही रहता था, मैक्सिमम कुछ होता ही नहीं था उनके पास। साथ ही साथ क्या कहा गया, वर्कर्स वर एकोमोडेटेड इन रूम्स एंड डॉर्मिनेटरीज एक्सेट्राज। और क्या होता था, जो दूसरी जगहों से दूर से लोग आए हुए हैं वर्कर्स जो है, उनके लिए एक रूम प्रोवाइड किया जाता था, छोटा सा रूम रहता था जिसमें लोग बस नीचे बिस्तर बिछा के जो है कतारों में सोते थे और शिफ्ट में सोते थे। जैसे उनके पास जो है आधे लोग सो गए 6-7 घंटे के लिए, उसके बाद फिर इनकी ड्यूटी लगे, दूसरे शिफ्ट के जो लोग आए वो सो जाएंगे, उसके बाद फिर ये उठेंगे तो पहले वाले सो जाएंगे। इस तरह से शिफ्ट में लोग जो है सोया करते थे। मतलब इनकी कंडीशन इतनी बुरी थी, खाने को भी कोई बहुत अच्छा भोजन नहीं मिलता था। बहुत से ऐसे जो अनएम्प्लॉयड लोग हुआ करते थे, वो तो जो आपका जैसे मंदिरों वगैरह में जैसे ढाबा वगैरह होता था, जैसे नहीं होता कि जैसे लोग जो हैं खाना वगैरह बंटवाते हैं सरकारी वगैरह ऐसे इधर उधर करके, तो उन सारी चीज़ों में जाके दावतों में जाके खा लिया करते थे। मतलब इस ढंग से लोग अपना गुजर बसर करते थे। मतलब इतनी बुरी कंडीशन होने के बाद भी लोग वहाँ पे काम क्यों कर रहे थे, आप ये सोचोगे, इतनी बुरी कंडीशन थी फिर भी लोग जो है बाइकआउट क्यों नहीं करते, क्यों वहाँ पर काम कर रहे थे। तो सीधा सा मतलब था कि उनके पास कोई और जॉब नहीं था, वहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो क्या करेंगे। अब जहाँ भूखमरी की नौबत आ जाएगी, लोग खाने के लिए मरने लगेंगे, तो वहाँ पे बस एक चीज़ मायने रखती थी कि बस 2 वक्त की रोटी कैसे वो अपना प्रोवाइड कर लें, अपने परिवार को दे पाएँ, उसके लिए चाहे उन्हें जितने भी कंडीशन जो है उनका बुरा सा बुरा होता रहे। तो इस वजह से जो है लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। तो ये तो था हमारा रशिया का जो है इकोनॉमिक कंडीशन इस ढंग से था। अब इस कंडीशन को देखते हुए लगता है कि नहीं, हाँ जो कंडीशन है जिसे कार्ल मार्क्स वगैरह ने कहा था, उनकी विचारधाराओं को ये सपोर्ट करने वाले कंडीशन थे। यहाँ के लोग जो हैं इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है लोग इस बात को सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, सोशलिज्म जो है वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजीज़ ऑफ कार्ल मार्क्स या फ्रेडरिक एनरिच वगैरह के तहत। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम पढ़ेंगे वो हम रशियन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, और हम ये जानेंगे कि रशिया की जो सोसाइटी थी उसमें किस प्रकार के लोगों के कंडीशंस थे, लोग किस प्रकार से जो है किस वातावरण के चलते जो है लोग जो है सोशलिज्म आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं। इन सारी बातों को हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।